हम देखते हैं शैशुनाग वंश। शैशुनाग वंश। अब शैशुनाग वंश जो का कार्यकाल है वह 412 ईसा पूर्व से लेकर जो है लगभग 344 जी हाँ 412 से लेकर 300 जो है 44 ईसा पूर्व तक जो है वह शासन किए थे। इनका वंश जो चला वो शैशुनाग वंश के नाम से 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक जो है शासन इन्होंने किया था। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं कि नाग और शैशुनाग वंश में जो है सर्वप्रथम वह कौन सा शासक था जिसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो है यहाँ शैशुनाग वंश में जो है शिशुनाग था। शिशुनाग वह व्यक्ति था जो नाग वंश से संबंधित था। नाग वंश से संबंधित था। ठीक है, प्रश्न यहाँ पूछा जाता है कि शिशुनाग किस वंश से जो है संबंधित था। तो शिशुनाग जो है नाग वंश से संबंधित था। वहीं पर महावंश टीका में उसे लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहां हम देखेंगे कि महावंश टीका में यह उल्लेख किया गया है कि शिशुनाग कौन था। शिशुनाग जो है लिच्छवी राजा की वैश्या पत्नी से उत्पन्न माना जाता है। यानी यह जो शिशुनाग था वह महावंश टीका में इसका उल्लेख मिलता है कि यह जो है क्या कहते हैं, यह लिच्छवी नरेश जो है उनकी वैश्या पत्नी थी, उससे ये जो है उत्पन्न हुए थे। जबकि यहाँ यह मानना है कि नाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग ने जो है अवंती और वत्स राज्य को जीतकर अपने राज्य में ले लिया। सबसे बड़ी बात यहाँ जो खासियत आपको मिलती है वह खासियत यह है कि शिशुनाग ने जब सबसे पहले बार उन्होंने यह कार्य किया कि मुगल साम्राज्य को जो बिखर गया था एक बार जो है, यानी हर्यक वंश की समाप्ति के बाद जब शैशुनाग वंश जो है की नींव पड़ती है, तो शैशुनाग में जो है चाहे चंपा हो या अंग की राजधानी चंपा थी, और वैशाली थी, वज्र संघ था, और साथ साथ जो है अवंत और जो है वत्स राज्य जो थे, ये सब सारे के सारे राज्य जो है धीरे धीरे जो है बिखर चुके थे। तो ऐसी अवस्था में जो है सर्वप्रथम यह कार्य शिशुनाग ने किया था कि शिशुनाग ही वह पहला व्यक्ति था। हर्यक वंश में भी इस बात को देखा जाता है कि उन्होंने जो है या चाहे बिंबिसार हो या अजातशत्रु हो या उदयन हो या फिर नामकसक जैसे व्यक्तियों ने कभी भी जो है अवंती या वत्स को जो है अपने राज्य में विलय करने का प्रयास नहीं किया, अपितु जो है उससे मित्रता ही इन्होंने किया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वह पहला व्यक्ति था शिशुनाग जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अवंती और वत्स राज्य को क्या कर लिया था, जीत लिया था। अवंत और वत्स राज्य को इन्होंने जीत कर जो है अपने राज्य में जो है विलय कर लिया था।
जब अवंती और जो है वत्स राज्य को जो है विलय किया तो इनकी जो सीमाएं थी, जो पश्चिम की सीमाएं थी, वो सीमाएं कहां तक पहुंच गई? वो सीमाएं जो है मालवा तक पहुंच गई। नोट करिए कि ये सीमाएं, इनकी सीमाएं, इनकी पश्चिम की सीमा, इनकी पश्चिम की सीमा, पश्चिम की सीमा कहां पहुंच गई? इनकी पश्चिम की जो सीमा थी वह जो है मालवा तक, मालवा तक पहुंच गई। ठीक, मालवा तक जब पहुंच गई, ये वत्स राज की जो वह पहला व्यक्ति था, यानी हर्यक वंश से भी देखा जाए और शिशुनाग वंश में भी देखा जाए तो वह पहला व्यक्ति था जिसने जो है अपनी सीमाओं को जो है पश्चिमी मालवा तक जो है पहुंचा दिया था। वहीं पर अगर हम देखें तो पाटलिपुत्र का जो व्यापारिक मार्ग था वह वत्स अवंती से होते हुए भड़ौस तक जाता था। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अवंती को जो है, अवंती और वत्स को मिलाने का भी एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि अवंती और वत्स ये जो है व्यापारिक मार्ग पर था। जैसे कि हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखें, ये आपका तक्षशिला है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है तक्षशिला, ये तक्षशिला, और तक्षशिला से जो है ये चलते हुए यहां से व्यापारिक मार्ग होते हुए तक्षशिला से गांधार प्रदेश, गांधार प्रदेश से ये मथुरा आता है, यहाँ मथुरा, मथुरा से फिर आगे बढ़ते हुए जो है आपका जो है इलाहाबाद यानी संगम पर आता है, यहाँ पर यहाँ वाराणसी, काशी जिसको कहते थे, काशी या वाराणसी, फिर यहाँ से जो है आगे बढ़ते हुए काशी से आगे बढ़ते हुए इनकी जो व्यापारिक मार्ग थे वह जो अंग राज्य में जाता था, यहाँ पर अंग, ठीक है, यहाँ अंग से जो है पुनः आगे बढ़ते हुए ये पाटलिपुत्र आता था, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से पुनः जो है आगे बढ़ते हुए इस प्रकार से ये यहाँ पर वत्स जनपद, यहाँ से फिर जो है इस साइड में जो है यहाँ पर आते थे जिसका जो है अवंती, अवंती जनपद, ये आपका वत्स जनपद, ठीक है। तो ये जो व्यापारिक मार्ग था अवंती और वत्स को जो है उन्होंने जीतने का जो प्रयास किया वह सबसे बड़ा कारण यही था कि इन राज्यों को मिलाना, यानी सबसे बड़ा ये था कि इन राज्यों को मिलाने से जो है काफी हद तक इनके मतलब फायदे के लिए ही था। यानी शिशुनाग ने कार्य किया कि अवंती और वत्स राज्य को जो है मिलाकर अपने राज्यों में जो है विलय कर लिया। इसके बाद जो है इसी समय इन्होंने क्या कार्य किया कि अपनी राजधानी का भी इन्होंने परिवर्तन किया, और यह राजधानी का परिवर्तन हुआ वह पाटलिपुत्र से राजधानी का परिवर्तन करके, राजधानी परिवर्तन कहाँ किया? वैशाली, वैशाली इनकी दूसरी राजधानी बन गई, यानी बाद में चलकर यह वैशाली ही जो है इनकी प्रधान राजधानी बन गई। और वैशाली को राजधानी बनाने का मुख्य उद्देश्य भी था कि यहाँ पर वैशाली में जो है अंग राज्य से, यानी यहाँ से जो है यहाँ पर यानी पाटलिपुत्र पर विशेष जो है रात्रि के समय जो है बार बार जो है आक्रमण हुआ करते थे, वज्जियों के द्वारा जो है बार बार आक्रमण हुआ करते थे, जिसके कारण जो है इन पर नियंत्रण रखना आवश्यक था। तो यहाँ पर जो है आपका अगर देखें तो यहाँ वैशाली आपको यहाँ प्राप्त होता है, ये आपका जो है वैशाली।
तो वैशाली को उन्होंने जो है कब्जे में कर लिया और वैशाली से जो है अपनी जो है राजधानी बनाई। तो वैशाली को राजधानी बनाने से भी जो है उनका फायदा यह हुआ कि जो बार बार जो है क्या कहते हैं, जो वज्जी संघ के लोग थे, यानी 8 गणराज्यों का जो संघ था, उसके जो व्यक्ति हुआ करते थे वो सेना या सेनानियों जो थे वो बार बार इधर आक्रमण करते थे, जिसके कारण जो है वो आक्रमण जो है कुछ समय के लिए रुक गया। फिर आगे चलकर जो है 400 लगभग शिशुनाग वंश में शिशुनाग जो है मृत्यु के बाद जो है उनके पुत्र अर्थात काला अशोक जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है, वह जो है राजगद्दी पर आसीन हुआ। इनके समय सबसे बड़ी खास बात यह है कि इनके समय क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म की संगीत होती है, बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत होती है। आइए देखते हैं काला अशोक का एक नाम और है जिसे हम काकवर्ण भी कहते हैं, काकवर्ण के नाम से भी जानते हैं। काकवर्ण के विषय के नाम से भी जाने जाते हैं। पुराणों में इन्हें काकवर्ण कहा गया है, पुराण और दिव्यावदान। नोट करेंगे हम यहाँ पर पुराण कालाशोक, पुराण व दिव्यावदान में इन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वैशाली से पुनः इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी, यानी पुराण और दिव्यावदान से यहाँ पर वर्णित मिलता है कि काकवर्ण कहा गया है। काकवर्ण की एक खासियत है कि इन्होंने पुनः अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया, जिस राजधानी को इनके पिता अर्थात शिशुनाग ने जो है वैशाली को बनाया। तो वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र को यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि वैशाली से, यानी वैशाली को किसने अपनी राजधानी बनाया था, वह था शिशुनाग। वैशाली से पाटलिपुत्र को पुनः अपनी राजधानी बनाया था, वह व्यक्ति था काकवर्ण अर्थात काला अशोक। महात्मा बुद्ध के समय एक घटना और घटित होती है। वह घटना यह है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु से 100 वर्ष पूरे होने पर वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। अब द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन होता है, उस द्वितीय बौद्ध संगीत, यहाँ पर ध्यान देंगे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कितने वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद, वो कहाँ होता है, वैशाली में होता है। और ये द्वितीय बौद्ध संगीत कैसी बौद्ध संगीत रहती है, द्वितीय बौद्ध संगीत रहती है। इसका आयोजन होता है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो है सर्वकामी अथवा सबक मीर ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, जो है यानी इस बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी।
बौद्ध संघ में विभेद के कारण। यहीं पर जो है आप देखें तो द्वितीय बौद्ध संगीत में जो है दो चीजें सामने आती है। यहाँ पर जो है अस्तवीर और महासंगीत दो संघ का जो है निर्माण होता है, क्योंकि आपको हम बताएं कि प्रथम बौद्ध संगीत जो होती है वो राजगिरी में होती है। राजगिरी में उस समय होती है जब राजा शत्रु का शासनकाल आता है, राजा शत्रु राजा रहते हैं। लेकिन अगर द्वितीय बौद्ध संगीत पूछा जाए कि द्वितीय बौद्ध संगीत किसके समय हुआ था, द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक किस वंश था, शशनाग वंश था, ठीक है। और इस द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्षता किसने की थी, सर्वकामी या सबकवीर ने किया था। और इस यहीं पर जो है बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदाय में बढ़ जाता है, और एक जो है अस्तवीर संघ कहा जाता है और दूसरा जो है महासंघिक कहा जाता था। एक जो है बौद्ध धर्म दो संप्रदाय, ठीक है। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय, पहला है स्थविर और दूसरा जो संप्रदाय है वो था महासंघिक, ठीक है। अस्थविर और महासंघिक दो ऐसे जो है संप्रदायों में जो है यहाँ पर विभक्त हो गया था। और इस विभाजन में अस्थविर किसको कहते हैं, अस्थविर परंपरागत नियमों को मानने वाले, यानी जो अस्थविर थे उनको उसकी क्या खासियत थी उसको नोट करेंगे। अस्थविर परंपरागत नियमों को मानने वाले कहने का क्या मतलब है कि परंपरागत नियमों का पालन करने का मतलब यह है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को हूबहू पालन करना ही जो है अस्थविर कहलाए, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे और किसी प्रकार का परिवर्तन ये इनको स्वीकार नहीं था। तो इस प्रकार से जो है यहाँ हम देखते हैं कि परंपरागत नियमों को जो पालन करते थे उन्हें अस्थविर कहा गया। वहीं पर जो है महासंघिक में क्या था, नियमों में किए गए परिवर्तन को मानने वाले, यानी नियमों में जो परिवर्तन करके जो यानी महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन किया, कुछ चीजें नई चीज उसमें जोड़ दी गई। इसके कारण जो है उनके नियमों में जो परिवर्तन आया, ऐसे नियम परिवर्तनों को स्वीकार करने वाले को क्या कहा गया, महासंघिक कहा गया। यानी महासंघिक जो थे बौद्ध संघ के नए नियमों को समाविष्ट कर दिए गए और यही जो है बाद में चलकर जो है हीनयान और महायान के नाम से भी जाना जाने लगा। आइए देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो स्थविर और महासंघिक, स्थविर अर्थात ये परंपरागत नियमों का पालन और महासंघिक अर्थात नियमों में किए गए परिवर्तनों को मान, यही जो स्थविर थे उनको हम जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि स्थविर को जो है बाद में चलकर जो है हीनयान कहा जाने लगा। हीनयान और महासंघिक को महायान के नाम से जो है जाना जाने लगा था, ठीक है। हाँ, तो आइए हीनयान और महायान की जो है क्या है इसके बारे में हमने भी अभी चर्चा किया कि हीनयान क्या था, महायान क्या था, मतलब स्थविर क्या था, महासंघिक क्या था। तो अस्थविर और महासंघिक की जो है बाद चलकर हीनयान और महायान के रूप में परिवर्तन आया। और अब देखें, आप देखिए काकवर्ण या कालाशोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है कि काकवर्ण का नाम कहाँ मिलता है, पुराण और दिव्यादान में जो है मिलता है। काकवर्ण दिव्यादान और पुराणों में जो है इसका उल्लेख मिलता है कि ना। और वहीं पर जो है इन्होंने क्या किया था कि जो पहले क्या कहते हैं शिशुनाग ने जो है वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था, इसने जो है वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाया। और वहीं पर अगर हम देखें तो इन्हीं के समय यानी काला
अशोक के ही समय बौद्ध संगीत की द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। और यह द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन जो हुआ वह वैशाली में किया गया। वैशाली में जो है द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। यहीं पर जो है द्वितीय बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता की थी वह जो था वह सर्वकामी या जो है सर्ववीर के नाम से भी इनको जाना जाता था। तो यहीं पर जो है बौद्ध धर्म की जो है जो विभाजन था उसमें काफी रोकने का जो है प्रयास भी किया गया था, लेकिन फिर भी इस विभाजन को नहीं रोका जा सका, जिसके कारण जो है स्थविर और महासंगीत दो भागों में ये विभक्त हो गया। और यही स्थविर अर्थात जो परंपरागत नियमों को पालन करने वाला व्यक्ति है उसे हम स्थविर कहते हैं। वहीं पर जो है अगर हम देखें तो महासंगीत वह था जो नियमों के जो परंपरागत नियमों को में किए गए परिवर्तन को वह जो है मानता था। यही स्थविर और महासंगीत जो है बाद में चलकर हीनयान और महायान में परिवर्तन हो गया। वहीं पर बाणभट्ट के हर्षचरित्र में जो है एक उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर ध्यान देंगे कि बाणभट्ट के हर्षचरित्र में यह उल्लेख मिलता है कि जिस समय यह यानी काला अशोक अपने राज्य में टहल रहा था और उसी समय जो है किसी हत्यारे ने जो है घूमते हुए किसी व्यक्ति ने उसके गले में छुरा भोंककर हत्या कर दी थी। तो जिसका उल्लेख कहाँ मिलता है? बाणभट्ट के हर्षचरित्र में। बाणभट्ट के हर्षचरित्र में इस बात का उल्लेख मिलता है कि वह अपने राज्य में टहलते वक्त किसी हत्यारे में गले में छुरा भोंककर हत्या कर दी। ठीक, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो है शिशुनाग वंश का यहीं से अंत हो जाता है और आगे चलकर जो है यहाँ पर जो है ये नंद वंश की जो है स्थापना होती है। कहा यह जाता है कि इस यानी काकगढ़ की जो हत्या किया था वह व्यक्ति कोई अन्य नहीं था अपितु नंद वंश का जो अनुयायी था, अर्थात महापद्मानंद के बारे में चर्चा की जाती है कि महापद्मानंद ने जो है इनकी यानी काला अशोक की हत्या कर दी थी। तो आज का क्लास बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप जो है कमेंट अवश्य दीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद।